जब तक इस देश में करोड़ों लोग भूखे, अशिक्षित एवं जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोग हैं, तब तक मैं उन सभी शिक्षित लोगों को इसका गुनहगार मानता हूँ जिन्होंने देश के रिसोर्सेज से शिक्षा तो प्राप्त की है, देश के रिसोर्सेज का उपयोग करके शिक्षा ग्रहण की तथा अपने जीवन में वो आगे बढ़े, परंतु उन्होंने उन वंचित समुदायों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तत्र वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धि वर्धते। अर्थात जैसे मयूर की शिखाएं और नागों में उनकी मड़ियाँ शिखर पे हैं, सर्वोच्च हैं, उसी तरह से हमारे सभी वेदांग में और शास्त्रों में गणित सर्वोच्च स्थान पर है, गणित का स्थान सर्वोत्तम है। देश के महान भक्तिवादी और समाज सुधारक कवि कबीरदास ने संत, तीर्थस्थान और एक सद्गुरु की तुलना में ये बताया है कि सतगुरु का जो स्थान है इन तीनों में सर्वोच्च है। दोस्तों, आज के समय में अगर हम छोटे बच्चे से बात करें और उससे ये पूछें कि आपको क्या बनना है, बड़ा होकर आपको क्या बनना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि उसे एक टीचर बनना है, एक शिक्षक बनना है। वो तमाम अपनी इच्छाएं व्यक्त करेगा, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, या मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे शिक्षक बनना है। आज के समय में शिक्षक वही बनता है जिसको लगता है कि वो कुछ और नहीं बन सकता है। और कुछ लोग हैं जो शिक्षक अगर स्वेच्छा से बनते भी हैं तो वो केवल अपने जो उनके वित्तीय स्वार्थ है, अधिक पैसा कमाने का जो उनका लालच है, उसके आधार पर उसको आधार बनाकर वो आज के समय में शिक्षक बनते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच हमारे देश के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो केवल इसलिए शिक्षक बनना चाहते हैं, जो एक शिक्षक के रूप में जो उनकी मूलभूत जो गुण है एक शिक्षक का, जो एक छात्रों को मिलना चाहिए, उसको छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। आज हम लोग हैं दुनिया के महान दार्शनिक और दुनिया को मध्यम मार्ग और तृष्णा से दूर रहने का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में, और हमारे साथ हैं शुभेंदु सिंह। शुभेंदु सिंह उन्हीं शिक्षकों में से हैं जो केवल शिक्षक इसलिए नहीं बने हैं कि उन्हें या तो अपनी वित्तीय जो लाभ है उसको पूरा करना है, या अपने जीवन में इनको कोई और विकल्प नहीं था इसलिए शिक्षक बने हैं। ये शिक्षक इसलिए बने हैं ताकि जो छात्रों को उनके छात्रों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या जो बेसिक चीज़ें जो उनको एक शिक्षक के रूप में किसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो प्रदान करने के लिए शिक्षक बने हैं। शुभेंदु उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में मऊ ज़िले के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं। और आज हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक शिक्षक बनने का इनका सफ़र क्या रहा है। जो विज्ञान जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल। उसी संस्था से ये पढ़े हुए हैं और इनके पास तमाम विकल्प रहे होंगे। चूँकि इतनी बड़ी संस्था से पढ़े हैं, उन विकल्पों को छोड़कर जहाँ पे इनको ज़्यादा प्रतिष्ठा, पैसा और जो एक सामाजिक सम्मान होता है वो मिल सकता है, उसको छोड़ करके इन्होंने मऊ के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल में गणित का प्रवक्ता बनने का मार्ग चुना है। तो आज हम लोग शुभेंदु से उनके इस शिक्षक बनने के सफ़र के बारे में और वो अपनी सेवाएं कैसे छात्रों तक पहुंचा रहे हैं, किन परिस्थितियों में पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शुभेंदु जी, हम लोगों से जुड़ने के लिए। जी विवेक भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके सानिध्य में आने का मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण स्थान पर आए हैं, जो कि जिसका नाम कुशीनगर है। शुभेंदु, सबसे पहले
हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप आइज़र भोपाल, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो मैंने कि जैसा कि पहले भी बताया कि जो भी लोग विज्ञान जगत से जुड़े हुए लोग हैं, विशेष रूप से जो नैसर्गिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानते हैं कितनी प्रतिष्ठित संस्था है। उस संस्था से आपने MS डिग्री अपनी पूरी की है और उसके बाद आपके पास तमाम रास्ते रहे होंगे। आपके पास विदेशों में जाके वहाँ पे और उच्च शिक्षा ग्रहण करके और जो अच्छे अच्छे जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रोफेसर बनने के, साइंटिस्ट बनने के, या इस दिशा में जो आपका पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड रहा है उसमें काम करने के, या चूँकि आप मैथमेटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, आजकल मैथमेटिकल साइंस का ज़माना है, चाहे वो आप AI ले लीजिए या पूरा जो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच है, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे और बहुत हाई पेइंग ये सब सेक्टर माना जाता है। उसको ना आपने चूज करके आपने चुना उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित का प्रवक्ता बना आपने चूज किया। तो इस तरह का साहसिक डिसीजन आपने कैसे लिया, ये ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले तो आपने जो शुरुआत में गणित के ऊपर बोला था कि गणित जो विषय है वह सभी विषयों में सबसे उच्चतम कोटि का विषय है, तो इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि गॉड स्पीक्स इन मैथ, रेस्ट ऑल लैंग्वेजेस आर सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन। अर्थात भगवान जो है, भगवान की भाषा गणित है, बाकी जितनी भी भाषाएं हैं वो उनको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है अपनी समझ के अनुसार। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता है। तो अब आपकी दूसरी बात पे आते हैं कि आपने पूछा कि मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी, तो मैंने ये शिक्षण कार्य का रास्ता क्यों चुना। तो जैसे कि हम यहाँ पर अभी बुद्ध भगवान के धरती पर आए हुए हैं, तो बुद्ध भगवान ने तो समाज को रास्ता दिखाने के लिए, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। तो मेरे लिए किसी बहुत बड़ी जगह नौकरी करके या उसको छोड़ के आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं यहाँ पर आया, मुझे जो लोग समाज में हाशिए पर लोग हैं उनके लिए कुछ करने का मौका मुझे मिला। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनको शायद कभी एक क्वालिटी एजुकेशन ना मिल पाए अगर मेरे जैसे लोग इस व्यवसाय में ना आएँ या फिर इस सामाजिक कार्य में ना आएँ। तो ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। तो इससे हमें काफ़ी संतोष मिला, और संतोष से बढ़ के कुछ नहीं है इस जीवन में। अगर आपको यदि कुछ प्राप्त करने के लिए यदि मेहनत करनी है तो आप सबसे पहला प्रयास करें कि आप वह कार्य करें जिससे आपको संतोष प्राप्त हो। उसके बाद पैसा, रुपया, रुतबा ये सब सेकेंडरी होना चाहिए। देखिए, संतोष वाली बात तो आपने बताई और इसको आपने बैक किया जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं उसके साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, चूँकि आप इस तरह की जो राष्ट्रीय महत्व की संस्था है आइज़र भोपाल जैसी, ऐसी संस्था से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और वो भी मैथमेटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जिनका बहुत ही डिमांड है आज के समय में, और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो या क्लासमेट होंगे आपके कॉलेज लाइफ में जो कि आज बहुत पैसा अर्न कर रहे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर होंगे, और आप यहाँ पे एक सरकारी स्कूल में आप एक गणित के प्रवक्ता हैं, जो जहाँ तक हमको जानकारी है कि बहुत ज़्यादा सैलरी पे करने वाला ये प्रोफाइल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं ये कि आपके दिमाग में नहीं आता है कि मुझे भी क्यों नहीं पैसा कमाना चाहिए? इस चीज़ से आप कैसे बचते हैं, अपने आप को मतलब संतुष्ट करते हैं इस चीज़ से कि मैं चूँकि एक ब्रॉडर मैं फाइनेंशियल सेंस में अपने आप को कर सकता हूँ, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको परेशान नहीं करता है, इससे आप कैसे बचते हैं? तो इस नौकरी में हमें उतनी तनख्वाह मिलती है जिससे कि हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों तथा हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा सकें। उसके बाद यदि बात करें तो इंसान की आकांक्षाएं बहुत हैं। उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पैसा हमेशा कम पड़ेगा। तो पैसा कितना होना चाहिए जिससे जीवन सुखी रहे, यह अनडिफाइंड है या परिभाषित नहीं है, पहली बात। तो यस, ये बात सही है
कि बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है। इनफैक्ट भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो प्रोफेसर का पद ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रवक्ता का पद हो, प्रोफेसर का पद हो, इन सब में ये सारी जो जॉब्स हैं ये बहुत, अगर हम कॉरपोरेट से इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छे लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉरपोरेट्स में अच्छे खासे पैकेजेस को छोड़ के, अच्छे खासे हाई इनकम जॉब को छोड़ के वो या तो प्रोफेसर बने हैं या फिर किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, ताकि वो समाज को, जो उन्होंने इसी समाज से जो शिक्षा प्राप्त की है, वो समाज को वापस दे सकें। तो अब हम आपके उस प्रश्न पे आते हैं कि वो जो हमारे समकक्ष लोग हैं, जो हो सकता है विभिन्न संस्थानों से, उच्च संस्थानों से वो पीएचडी कर रहे हों या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉरपोरेट्स में जॉब कर रहे हों, तो मैं अपने आप को कैसे दिलासा दे पाता हूँ या अपने आप को कैसे मैं मैनेज करता हूँ। तो वही बात है कि मेरा बचपन से ही पढ़ाने में रुचि थी। मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है, तो जब मैं बीएचयू में भी था तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था। वहाँ पर कुछ जो छोटे कर्मचारी थे, उनके जो बच्चे होते थे जो इधर उधर बहुत अच्छी जगह नहीं पढ़ पाते थे, उनको भी हम जो है उनकी पढ़ाई में मदद किया करते थे, मतलब उनको पढ़ाया करते थे जी। तो पढ़ाने का शौक़ था पहली बात। और यहाँ पर मुझे, जब मैं आइजर भोपाल में था तो मुझे ये पता चल चुका था कि मुझे रिसर्च नहीं करनी है जी। तो पढ़ाने को मैंने अपना प्रोफेशन चुना जी। और यहाँ पर मुझे इस नौकरी में जो संतोष मिल रहा है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो पैसे से उसको नहीं तौला जा सकता है जी। मैं उन बच्चों के लिए काम कर पा रहा हूँ जो हो सकता है कि वो अभी जब मैं इस समय बात कर रहा हूँ तो हो सकता है वो खेतों में काम कर रहे हों जी जी। अपने परिवार की मदद कर रहे हों, अपने परिवार की जीविका चलाने में मदद कर रहे हों जी। तो मैं उन बच्चों को, उनके जीवन में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत संतोष है। और आर्थिक रूप से सरकार इतना पैसा देती है कि आप अपना जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ और जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा पाएँ। विवेक भाई, मुझे एक बात याद आ गई। किसी महापुरुष ने कहा था कि जब तक इस देश में करोड़ों लोग भूखे, अशिक्षित एवं जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोग हैं, तब तक मैं उन सभी शिक्षित लोगों को इसका गुनहगार मानता हूँ जिन्होंने देश के रिसोर्सेज से शिक्षा तो प्राप्त की है जी। देश के रिसोर्सेज का उपयोग करके शिक्षा ग्रहण की तथा अपने जीवन में वो आगे बढ़े, परंतु उन्होंने उन वंचित समुदायों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने वापस कुछ देने का प्रयास नहीं किया उन वंचित समुदायों के लिए। तो वो सारे लोग गुनहगार हैं, उनकी भूखमरी के गुनहगार हैं, उनके अशिक्षित होने के लिए गुनहगार हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भले ही ये मैंने अगर किसी उच्च संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है तो मैंने इस देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। मुझे भी सरकारी विद्यालय के किसी प्रवक्ता ने पढ़ाया जी। तब मैं जाके कहीं बीएचयू जैसी संस्थान में एडमिशन ले पाया, वहाँ के प्रोफेसर्स ने पढ़ाया तो मैं आइजर में एडमिशन ले पाया जी। तो इन देश के रिसोर्सेज का मैंने इस्तेमाल किया जी। और यदि मैं वापस देश के लिए कुछ ना करूँ, वापस मैं अपने जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज के लिए यदि मैं कुछ ना कर पाऊँ, मैं सिर्फ पैसा कमाऊँ और मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में मज़े में रहूँ, तब तक मैं उस जीवन को जीवन नहीं मानता हूँ। अभी लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इन सब के साथ साथ, आपने अभी खुद ही बताया कि अभी जिन बच्चों को आप शिक्षा देते हैं अपने उस स्कूल में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी खेतों में काम कर रहे होंगे, कोई अपने जो उनका घर का जो व्यवसाय है छोटे मोटे, उसमें वो अपना हाथ बटा रहे होंगे। तो इससे मैंने खुद भी ये चीज़ देखा है कि जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, वो प्रतिदिन स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि अपने घरों में भाई उनका कुछ काम है, जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे, या किसी अपने जो उनके माता पिता कुछ छोटा मोटा काम करते हैं उसमें हाथ बटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर बच्चा डिसकंटिन्यू है स्कूल में, उतना कंटिन्यूअस नहीं है, या अगर स्कूल आ भी रहा है तो एक पलायनवादी प्रवृत्ति है, बीच में से भाग गया, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दे पाना कितना कठिन होता होगा ये आपके हिसाब से, और इस चीज़ को आप कैसे, इसका प्रबंधन आप कैसे करते हैं? ये सच है कि यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हम सभी शिक्षकों के लिए, कि बच्चे, और
वो बच्चों की मजबूरियाँ भी हैं। जो बच्चे जिस समाज से आ रहे हैं, या तो ज़्यादातर बच्चों के जो परिवार वाले हैं या तो मजदूरी करते हैं या फिर खेती पर उनकी जीविका निर्भर है। तो इस परिस्थिति में वो अपने अगर परिवार की जीविका बढ़ाने में या फिर खेती पाती में मदद कर रहे हैं तो वो उनकी मजबूरी भी है। तो जब कटाई का सीज़न, जब फसल की कटाई का सीज़न या बुआई का सीज़न होता है तो अक्सर बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि यह चैलेंज है और इस पे हम बच्चों पे बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, उनको अलग से एडिशनली उनकी हेल्प करते हैं जी और सब्जेक्ट में जितना भी सपोर्ट हो सकता है अपनी तरफ से देते हैं। जी और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जी कि जब आप विषय को इस तरह से पढ़ाते हैं कि जब बच्चे की रुचि उसमें बनती है, बहुत ही मौलिक रूप से आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया का ज्ञान भी दे रहे हैं बच्चों को। जी आप ये भी बता रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने की क्या क्या संभावनाएं हैं। हर तरह से यदि आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और बच्चे स्कूल आते हैं। ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने जो काम हैं उनको छोड़ के स्कूल आते हैं। अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं विद्यालय में प्रवक्ता पद पर आया था सन 2021 में, तो बच्चों की संख्या 200 के करीब थी। जी उसके बाद जो हमारे साथ 8 अध्यापक और आए थे, जी जब हम लोगों ने पढ़ाना चालू किया और एक कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चालू किया, जी तो बच्चों की संख्या बढ़ी और आज सन 2024 है और जी इस समय बच्चों की संख्या 600-700 से पार हो चुकी है। जी 600-700 पार। जी, तो यह हमारे लिए भी एक खुशी का विषय है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए समाज में और हम उन लोगों के लिए काम कर पाए जो जिनको क्वालिटी एजुकेशन छोड़िए, एजुकेशन ही नहीं मिल पाता। अगर हमारे जैसे लोग नहीं आते तो उनको शिक्षा ही नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो अलग से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे खर्च करके किसी को हायर कर सकें, किसी से ट्यूशन ले सकें या कहीं किसी कोचिंग में जा सकें। तो हमारी वजह से आज उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आज हमारे स्कूल के छात्र उस काबिल भी हो गए हैं कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कुछ बच्चे जेईई मेंस भी निकालें या किसी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें आगे। तो ये अच्छी बात है। शुभेंदु, प्रायः ये देखा जाता है कि ये तो बहुत प्रचलित है आजकल कि हर बच्चा जो है, अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, स्पेशली 11th-12th में उसने मैथ्स ग्रुप लिया हुआ है, तो वो देश की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, आईआईटी जैसी संस्थाएं हैं, उनमें वो अपना प्रवेश सुनिश्चित करना चाहता है। और इसके लिए जो भाई बड़े शहरों के जो बच्चे हैं या जिनके पास संसाधन मौजूद है, कम से कम वित्तीय संसाधन, तो वो दूसरे शहरों में जा कर के उसके लिए वो शिक्षा या जो भी कोचिंग है वो ग्रहण कर लेते हैं और अपनी जो भी जितना भी अच्छा वो कर सकते हैं उनको करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं जो कि वित्तीय रूप से भी संसाधन विहीन हैं, आसपास कोई ऐसा चीज़ भी गांव में मौजूद नहीं है, इस तरह की संस्थाएं जो उनको शिक्षा दे पाएँ, तो ऐसे बच्चों के लिए आप स्कूल स्तर पे, अपने स्तर पे आप कुछ प्रयास आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, या करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं? ये ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बच्चों को एक जो बना बनाया सिलेबस है उससे हट के, उससे इतर जा कर के हम एक आईआईटी जेईई जैसे सिलेबस को फॉलो करें और उनको पढ़ाएं। लेकिन चूंकि बच्चों का बेस ऑलरेडी इतना वीक होता है, कमज़ोर होता है, कि उनको बहुत हाई लेवल पे पढ़ा पाना स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल है। तो पहले तो हम उनको बेसिक लेवल पे पढ़ाते हैं, तो ताकि वो एनसीईआरटी जैसी बुक में वो कंफर्टेबल हो पाएँ, सहज हो पाएँ। उनमें से हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चों का चुनाव करते हैं, जिन बच्चों की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी हमें लगता है, जैसे कि हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं ड्यूरिंग पूरा टेन्योर, मतलब उस पूरी अवधि के दौरान हम कई सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे हैं जो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो उनको हम अलग से उनकी कक्षाएं लगाते हैं तथा उनको एक CUET हो या फिर जेईई मेंस हो, इसको टारगेट करते हुए थोड़ा सा उन्हें अलग से हम गाइड करते हैं। तो अब बात रही कि रिसोर्सेज, चूँकि जो शहर के बच्चे हैं उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं,
उनके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो हम कोशिश करते हैं कि ये असमानता यहाँ पे ना रहे। हाँ, हमारे जैसे लोग जब, चूँकि हम लोग जब अच्छे संस्थान से पढ़ के आए हैं, और तो हम चाहते हैं कि ये असमानता यहाँ पे ख़त्म हो, कि जो बच्चा मार्जिनलाइज्ड है, जो हाशिए पे जी रहा है, उसको भी हम एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोग अलग से कक्षाएं लगा के उनको अलग से सपोर्ट करते हैं। जी। और वैसे भी मैं अभी बता दूं कि हमारी कक्षा से पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जब वो पढ़ने आए थे तो वो टेस्ट में स्कोर करते थे 0 से 10 नंबर 100 में से, लेकिन जब वो कक्षा 12 पास करके निकले हैं तो उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम में ही 90 से 97 98 नंबर तक स्कोर किया है। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी प्रगति है, या कोई छोटी प्रगति नहीं है। उसके बाद भी उन्हीं बच्चों को हमने, जो कक्षाएं जब इनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो हमने एडिशनली उनको सपोर्ट किया, उनको सब्जेक्ट पढ़ाया कुछ एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए। तो उन्होंने बाद में जाके CUET के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त किया। तो यह भी गाँव के बच्चों का जो मतलब पढ़ाई में स्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए यह एक हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। अभी जस्ट मैं यही मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि आप लोग, आप जैसे जो युवा हैं, जो लोग हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्या उसका कोई परिणाम हम लोगों को व्यवहारिक तरीके से दिखता है कि नहीं? लेकिन आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत जब आपके पास आए, जब आपके स्कूल में आए, तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपके प्रयास से ऐसे बच्चे जो शायद कुछ ना कर पाते, लेकिन आपके प्रयास से उन्होंने बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाए, और कम से कम जो एक सम्मानजनक जो संस्थाएं हैं जिनका आपने नाम लिया, उनमें अपना उन्होंने प्रवेश भी सुनिश्चित किया। अब मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि चूँकि बार बार हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि इतने अच्छे संस्थाओं से इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड लेते हुए आप एक गणित के प्राध्यापक हैं सरकारी विद्यालय में उत्तर प्रदेश में। आपकी जो फैमिली है, जब आप ये निर्णय ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं, चूँकि ये होता है कि बच्चा, किसी के घर का भी लड़का अगर अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छा एजुकेशन लेता है, और उसके पास अच्छे अवसर उसको जब मिलते हैं, हर तरीके से अच्छा अवसर, तो उसको भुनाने का प्रयास करता है, और उसमें परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को भी देखता है कि ये मुझे भी सपोर्ट करेगा, मुझे भी हर तरीके से मेरा भी जीवन स्तर सुधरेगा। तो सेम तरह का सिचुएशन आपके फैमिली में भी आया होगा। जी। तो जब आप ये निर्णय ले रहे थे, तो इसमें आपके परिवार का रिएक्शन क्या था? क्या इस निर्णय के लिए उन्होंने आपका समर्थन किया था, या आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी इस निर्णय को सही करने के लिए जूझना पड़ा था? देखिए विवेक भाई, मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, और मैं भी एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे गांव में सरकारी नौकरी पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो और जो आसपास का जो हमारा समाज है, वो आपको सफल मानता है यदि आप किसी सरकारी पद पर पहुंच जाते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूं। सफलता का मानक सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरे पास बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसको मैंने त्यागते हुए मैं इस प्रोफेशन में आया। तो यहाँ पे मेरा जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मेरा परिवार क्या सोचता है और समाज के आसपास में सोचता है। तो मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि इसमें थी, इसलिए मैं आया। शुरू में लोग, थोड़ा परिवार वालों को लगा कि कहीं ना कहीं मैं हो सकता है करियर से अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वो समझ गए कि एक नोबल प्रोफेशन है ये, और सम्मानजनक प्रोफेशन भी है। मतलब शिक्षक का सम्मान हमारे गांव में और हमारे समाज में होता ही है। और जब वो हमारे साथ आके रह रहे हैं, अभी मेरी माताजी मेरे साथ रहती हैं, तो जब वो देखती हैं कि हाँ मेरी वजह से समाज में कुछ गरीबों का कल्याण हो पा रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी हम लोगों से जुड़ने के लिए, और
ये जो तथ्य है जो सामान्यतः हमारे समाज के बीच में नहीं होता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी दिन आपके स्कूल कार्यस्थल पे जाएं और वहाँ आपके कार्यों को देखें और वहाँ से क्या आप कैसे शिक्षा दीक्षा बच्चों की आप करा रहे हैं, क्या आपका प्रयास है, उससे भी हम लोग अपने दर्शकों को रूबरू करा सकें। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार।